राय पंचायत। उसमें आगे है ग्रामीण विकास में जन सहभागिता प्राप्त करने एवं अधिकार व शक्तियों के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सलाह देने के लिए भी उद्देश्य से जनवरी 1957 में श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी और इस समिति ने 24 नवंबर सन 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए देश में स्थिर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की और सिफारिश की गई। और इन सिफारिशों की क्रियान्विति में 2 अक्टूबर सन 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया और इस प्रकार से पंचायती राज के बापू के स्वप्न को पूरा करने के और भी कदम उठाया गया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर लाल सुखाड़िया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे और राजस्थान के बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर भी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां व जिला स्तर पर जिला परिषदें गठित की गई। पंचायतों की व्यवस्थाओं के लिए तो पहले से ही राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 लागू कर दिया गया था, परंतु 1959 में पंचायती समितियों और जिला परिषदों की स्थापना के लिए भी राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया। 1965 के बाद में पंचायती राज व्यवस्था में गिरावट आने लगी तथा ये संस्थाएं भी लगभग निष्प्रभावी होने लगी थी, जिसका मुख्य कारण अधिकांश राज्यों में उनके चुनावों का बार बार स्थगित होना था और उनको अधिकारों का विकेंद्रीकरण बहुत ही कम मात्रा में होना तथा वित्तीय संसाधनों की कमी होना था। और पंचायती राज संस्था व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इस प्रणाली को और भी अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव देने के लिए समय समय पर निम्न समितियों का गठन किया गया। सादिक अली अध्ययन दल पंचायती राज व्यवस्था में सुधारित सुझाव देने के लिए भी राजस्थान सरकार द्वारा 1964 में यह अध्ययन दल गठित किया गया था और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्य द्वारा किए जाने के स्थान पर बेहतर निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए और जिसमें कि पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित हों। गिरधारी लाल ब्याह समिति 1973 में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति, जिसने कि प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जाने पर बल दिया। अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा इस प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने 1977 और 78 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर भी द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की थी और इन्होंने मंडल स्तर पर भी मंडल पंचायत को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी केंद्र बिंदु बनाने का सुझाव दिया। LM सिंघवी समिति 1986 में केंद्र सरकार द्वारा गठित इस समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भी स्थानीय प्रशासन की आधारभूत इकाई के रूप में भी मान्यता देने और ग्राम सभा को महत्व देने आदि की भी सिफारिश की गई। समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि पंचायती राज संस्थाओं के संविधान के अंतर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जाना चाहिए और इस हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में नया अध्याय जोड़कर के पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर प्रदान कर इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। 16 सितंबर 1991 को PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में इस विधेयक की समीक्षा हेतु श्री नाथूराम मिर्धा राजस्थान की अध्यक्षता में संयुक्त प्रबल समिति का भी गठन किया गया और समिति की सिफारिशों के आधार पर भी 22 दिसंबर सन 1992 को लोकसभा द्वारा तथा अगले दिन राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया और 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल सन 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर के संपूर्ण देश में लागू हो गया है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 को 9वें भाग के रूप में भी जोड़ा गया है तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और जिसमें कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों को सूचीबद्ध कर दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भी पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान हो गई है और इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि देश की सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने तक की स्थिति से 1 वर्ष के भीतर अपने पुराने प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों को भी निरस्त करके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में एक नए पंचायती राज अधिनियम तैयार कर लागू करें।
और इन्हीं निर्देशों को अनुपालना में कर्नाटक के सर्वप्रथम ये अधिनियम पारित किया गया था, जो कि 10 मई सन 1993 से लागू हुआ। और इसके बाद में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को राज्यपाल ने 24 जनवरी सन 1994 को स्वीकृति दी तथा वहां पर 25 जनवरी सन 1994 से लागू चुनाव मई जून 1994 में हुए। और देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन फरवरी 1994 में हुआ था। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 से लागू किया था, जिसे कि हम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से पुकारते हैं। और इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के संदर्भ में राजस्थान 96 बनाए गए, जो कि 30 दिसंबर सन 1996 से लागू कर दिए गए हैं। और राजस्थान में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 243 के तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई सन 1994 में किया गया। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में प्रथम बार पंचायती राज चुनाव 1995 में ही कराए गए। राज्य में वर्तमान में 295 पंचायत समितियां और 99 ग्राम पंचायतें में 33 जिला परिषदें हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रमुख प्रावधान इसमें ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लिए भी एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों या फिर गांवों में संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की भी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, जिसमें कि ग्राम मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। परंतु 20 लाख की आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन करना भी आवश्यक नहीं है। और कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं का भी कार्यकाल प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। और कार्यकाल की समाप्ति से 5 वर्ष ही चुनाव कराने आवश्यक होंगे। और किसी भी संस्था को विघटन किए जाने की स्थिति में विघटन के 6 माह के भीतर भी उसके चुनाव कराने आवश्यक होंगे। और नई गठित संस्था का कार्यकाल भी विघटित संस्था की शेष अवधि के लिए ही होगा। चुनाव ग्राम पंचायत गांव व मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सभी सदस्यों प्रत्यक्ष मतदान द्वारा भी तथा जिला पंचायत के सभी सदस्य राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही चुने जाएंगे। अध्यक्षों का चुनाव ग्राम स्तर पर राज्य विधान मंडल द्वारा विहित रीति से एवं मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से होगा। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(6) इसमें पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली 29 शक्तियां भी दी गई हैं। और किसी भी पंचायतों और राज संस्थाओं का चुनाव लड़ाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। और आरक्षण सभी पंचायतों में सभी पदों पर भी अध्यक्ष पद सहित अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें सुरक्षित होंगी। और सभी पदों पर भी सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे स्थान किसी भी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। और केंद्र सरकार ने अब पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान को 27/8/2009 को मंजूरी दे दी है। राज्य विधानमंडल को भी यह छूट होगी कि वे पंचायती राज्यों से पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थान सुरक्षित रखें। लेकिन निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु भी प्रत्यक्ष राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। और जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत ही राष्ट्रपति द्वारा भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद में हटाया जा सकेगा। और वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायती पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु भी सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और जो कि अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। और 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(6) इसमें पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली 29 शक्तियां दी गई हैं। पहला तो कृषि, दूसरा है भूमि सुधार व मृदा संरक्षण, तीसरा लघु सिंचाई जल प्रबंधन और जल ग्रहण विकास, चौथा पशुपालन डेयरी व मुर्गी पालन, पांचवा मत्स्य पालन, छठा सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी, सातवां लघु वनोपज, आठवां लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत, और नवा है खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, और 10वां है ग्रामीण आवास, और 11वां पेयजल, और 12वां ईंधन एवं चारा, और 13वां सड़कें, नालियां, पुल, जलमार्ग व अन्य साधन, और 14वां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और 15वां सामुदायिक संपदा व रख रखाव।
समाज शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत 17वां तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा और 18वां प्रौढ़ व और औपचारिक शिक्षा, 19 से पुस्तकालय, 20 से सांस्कृतिक गतिविधियां और 21 से हाट व मेले, 22 से स्वास्थ्य व साफ सफाई और अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरियां समेत, और 23 से परिवार कल्याण और 24 से महिला व बाल विकास और 25 से समाज कल्याण, विकलांगों में वंचितों के कल्याण समेत, और सभी से कमजोरों वर्गों का कल्याण, खासकर के अनुसूचित जाति व जनजाति, और 27 से ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण समेत, और 28 से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और 29 से गरीबी और उन्मूलन। फिर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993, पंचायत राज अधिनियम 1996 के अधीन विवरण और है। फिर ग्राम स्तर, निम्न स्तर 9900 ग्राम पंचायतें, और खंड स्तर पर मध्य स्तर कुल 295 पंचायत समितियां, और जिला स्तर पर शीर्ष स्तर 33 जिला परिषद। संस्था का नाम और फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 4 कॉलम बना करके बताए हैं। तो संस्था का नाम है क्षेत्राधिकार व गठन, ये और सदस्य बताए हैं इसके। तो ग्राम पंचायत में क्षेत्राधिकार गांव या फिर गांव का समूह, और गठन इसका सरपंच, उप सरपंच व पंच, और सदस्य इसके ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, प्रत्येक वार्ड से एक पंच। इसी प्रकार से पंचायत समिति में इसमें विकास खंड, ब्लॉक प्रधान, उप प्रधान व सदस्य, पहले तो निर्वाचित सदस्य और दूसरा पदेन सदस्य। इसके अंदर पहले तो सभी पंचायतों के सरपंच, और दूसरा है संबंधित क्षेत्र के राज्य और विधानसभा सदस्य। और इसी प्रकार जिला स्तर पर, शीर्ष स्तर पर 33 जिला परिषद है, जिला परिषद एक जिला, और जिला प्रमुख, और फिर उप जिला प्रमुख व सदस्य, और पहला तो निर्वाचित सदस्य और दूसरा पदेन सदस्य। और इसके अंदर पहला तो जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, और दूसरा है जिले के सभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। अब है नेक्स्ट विवरण में सदस्यों की निर्वाचन। इसमें ग्राम स्तर पर तो है प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, और खंड स्तर पर पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित, और जिला स्तर पर जिला परिषद क्षेत्र से निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचित। फिर है निर्वाचित सदस्यों की योग्यता। ग्राम स्तर पर तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष व कम से कम 8वीं तक शिक्षित, और जबकि खंड स्तर पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष व कम से कम 10वीं तक शिक्षित, और जिला स्तर पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष व कम से कम 10वीं तक शिक्षित। और इसी प्रकार से निर्वाचित सदस्य संख्या, इसमें ग्राम स्तर पर तो 3000 से निर्वाचित तो न्यूनतम पंच 9 होने चाहिए, और खंड स्तर पर 15, और जिला स्तर पर 17। इसी प्रकार से सदस्य संख्या 3000 से अधिक जनसंख्या पर प्रति 1000 या उसके निजी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच ग्राम स्तर पर, और जबकि खंड स्तर पर जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 15,000 या उससे भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य। फिर जिला स्तर पर 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 1 लाख या फिर उसके भाग के एक भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य। फिर विवरण में निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र, ग्राम स्तर पर तो विकास अधिकारी को, और खंड स्तर पर प्रधान को, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को। इसी प्रकार से अध्यक्ष का पदनाम ग्राम स्तर पर तो सरपंच, और खंड स्तर पर प्रधान, और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला प्रमुख। इसी प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव ग्राम स्तर पर तो ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित, और जबकि प्रधान का केवल जो है बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचन, और जिला स्तर पर केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने से ही निर्वाचित। फिर है अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र, ये ग्राम स्तर पर तो विकास अधिकारी को, और खंड स्तर पर जिला प्रमुख को, और जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त को। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष जो है ग्राम स्तर पर तो उप सरपंच, और खंड स्तर पर उप प्रधान, और जिला स्तर पर उप जिला प्रमुख। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष का चुनाव ग्राम स्तर पर तो निर्वाचित पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही, और जबकि खंड स्तर पर केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही प्रधान को, और जिला स्तर पर केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा बहुमत के आधार पर अपने से ही। और फिर उपाध्यक्ष द्वारा पद से त्यागपत्र जो है ग्राम स्तर पर तो विकास अधिकारी को, और खंड स्तर पर प्रधान को, और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को। और इसी प्रकार से बैठकें
ग्राम स्तर पर तो प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार, और जबकि खंड स्तर पर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, और जिला स्तर पर प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार। इसी प्रकार से सरकारी अधिकारी जो है ग्राम स्तर पर तो एक ग्राम सचिव और ग्राम सेवक, और खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी बीडीओ, और जिला स्तर पर हो जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। इसी प्रकार से आय के साधन में ग्राम स्तर पर तो सरकार के प्राप्त अनुदान, कर, शुल्क एवं शासितों द्वारा प्राप्त आय, और जबकि खंड स्तर पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता, विभिन्न करों से प्राप्त आय, और यथा मकान, जमीन व कर, शिक्षा उपकर और मेलों पर कर आदि, और जिला स्तर पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता, पंचायत समितियों की आय से प्राप्त अंशदान। इसी प्रकार से कार्य जो है ग्राम स्तर पर तो सफाई, पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्था करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, वन व पशुधन का विकास व संरक्षण, और मेलों, उत्सवों, मनोरंजनों के साधनों की व्यवस्था करना, भू आवंटन करना, और ग्रामोद्योगों व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों की देखरेख करना, पंचायत समिति क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, और किसानों के लिए भी उत्तम किस्म के बीज तथा खाद उपलब्ध कराना, और फिर उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, और पंचायत समिति मुख्यालय से गांवों तक सड़कों व पुलों का निर्माण व रखरखाव। इसी प्रकार जिला स्तर पर एक तो ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच में समन्वय करना व उन्हें परामर्श देना, फिर ग्राम पंचायतों व राज्य सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करना, विकास कार्यों में बारे में राज्य सरकार को सलाह देना, और पंचायत समिति के क्रियाकलापों की सामान्य देखरेख करना, और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद से हटाना। इन्हें निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है, और पदेन सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया व उन्हें हटाने की प्रक्रिया में भाग लेने व मत देने का अधिकार नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के चुनाव लड़ने के लिए भी योग्यता न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 21 नवंबर सन 1995 के पश्चात किसी भी व्यक्ति की तीसरी संतान पैदा होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्र मतदाता होना आवश्यक। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायत राज संस्था के एक से अधिक स्थानों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था तथा एक साथ एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं का भी सदस्य नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायती राज संस्था का सदस्य या फिर किसी भी विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। पंचायती राज संस्थाओं में भी चुनाव लड़ने हेतु अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार ने 20 दिसंबर सन 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन करके सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक कर दिया है। अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु भी 5वीं पास हेतु होना आवश्यक है। अतः अब जिला प्रमुख, उप प्रमुख और प्रधान उप सरपंच सभी का 10वीं पास होना भी जरूरी हो गया है। शौचालय होना आवश्यक। पंचायत राज संस्थाओं के भी चुनावों में शैक्षणिक योग्यता के अलावा भी प्रत्याशी के घर में शौचालय का होना आवश्यक है। राज्य सरकार ने 8 दिसंबर सन 2014 को अध्यादेश जारी करके पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय हो तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। कार्यकाल उप सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के निर्वाचन हेतु की गई बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक नए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नए चुनाव कराने आवश्यक है। विघटन की स्थिति में चुनाव है। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है। विघटन की स्थिति में कार्यकालीन विघटन के पश्चात पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए भी कार्य करेगी। फिर है आरक्षण। सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं सभी नगर निकायों में सभी पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों हेतु जनसंख्या के अनुपात में तथा सभी पदों पर सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु यह आरक्षण भी राज्यपाल के आदेश द्वारा 11 अप्रैल सन 2008 को बढ़ा करके 50% कर दिया गया है और सभी आरक्षित पद चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। और इस हेतु राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1994 में भी 25 जून 2008 को संशोधन कर महिलाओं हेतु 1/3 के स्थान पर भी 1/2 यानी 50% पदों पर आरक्षण हेतु प्रावधान कर दिया गया है। 25 अगस्त सन 2009 को राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में
21 से 35 वर्ष के युवाओं हेतु सामान्य वर्ग के लिए भी 5 में से 1 सीट यानी 20% तथा SC, ST एवं OBC के युवाओं के लिए 3 में से 1 33% पदों को भी आरक्षित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की है तथा राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 6 एवं 7 में संशोधन कर दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और आरक्षित वर्ग के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष पद हेतु हटाए जाने पर उसी वर्ग के सदस्य को भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु विहित रीति से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ वित्तीय व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु भी चुनाव सुझाव देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन प्रथम राज्य वित्त आयोग श्री कृष्णा कुमार गोयल की अध्यक्षता में गठित किया गया। श्री माणिक्य चंद सुराणा की अध्यक्षता में तृतीय वित्त आयोग को 15 सितंबर सन 2005 को गठन और इसकी पंचायत अवधि 2005 और 2010 थी और श्री BD कल्ला की अध्यक्षता में चतुर्थ वित्त आयोग 2010 और 2015 गठित किया गया। चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों पर पंचायती निकायों का राजस्व में हिस्सा 3.5% से बढ़ाकर के 5% किया गया। अब पंचम वित्त आयोग का गठन डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में किया गया है। इस आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक होगा। महत्वपूर्ण तथ्य है वार्ड ग्राम पंचायत में जितने भी पंचों की संख्या निर्धारित होती है ग्राम पंचायत क्षेत्र में उतने ही भागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग को वार्ड कहा जाता है। वार्ड सभा प्रत्येक वार्ड की पंजीकृत वयस्क मतदाताओं को 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु का समूह वार्ड सभा कहलाती है और ये ग्राम पंचायतों की सबसे छोटी इकाई होती है। वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड पंच होता है तथा वार्ड पंच की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा भी बहुमत से निर्वाचित सदस्य वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है। वार्ड सभा की बैठकें व गणपूर्ति वार्ड सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें प्रत्येक 6 माह में एक होगी और वार्ड सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% और वार्ड सभा के कार्य वार्ड सभा के माध्यम से भी वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं तथा उनको लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। ग्राम सभा ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वार्ड यानी ग्राम सभा का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत सभी वैश्विक स्त्री पुरुष मतदाताओं से मिलकर के बना समूह ग्राम सभा कहलाती है। बैठक है ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होंगी जो कि 26 जनवरी सन 1 मई और 15 अगस्त व 2 अक्टूबर से 15 दिन के अंदर ही होगी। अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा ही की जाएगी। फिर पंचायती राज के उद्देश्य हैं सत्ता को प्रत्येक रूप से भी ग्रामवासियों को सौंपना ताकि जन सहभागिता द्वारा गांवों का विकास किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत योजना प्रणाली द्वारा संप्रशासन को आम जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। समाज के कमजोर वर्गों की नीति संबंधी निर्णयों में सहभागिता सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना, पंचायती राज संस्थाओं को भी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। पंचायती राज की समस्याएं कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित किए गए 29 विषयों के संबंध में भी तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं है और इससे उनके क्रियान्वयन तथा उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। विभिन्न कार्यों की पुनरावृत्ति होती है और वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता। पंचायती राज संस्थाओं के पास में स्वयं के वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक की कमी है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्प मात्रा में दी गई वित्तीय सहायता व अनुदानों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। महिला प्रतिनिधियों का पुरुषों पर निर्भर होना। इन संस्थाओं में निर्वाचित अधिकांश महिलाएं निरक्षरता, सामाजिक रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा आदि कई कारणों से भी अपने कार्यों के संबंध में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रही हैं तथा अधिकांश उनका कार्य परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा ही किया जा रहा है। इस प्रकार से समाज में सरपंचित अध्यक्षपति की एक अनौपचारिक जमात उत्पन्न हो गई है। दलगत राजनीति में इन संस्थाओं के चुनाव में कार्यप्रणाली में दलगत राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ जाने की वातावरण दूषित हुआ है तथा कार्य संचालन में भी बाधाएं उत्पन्न हुई है। ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को भागीदारी व स्वायत्तता प्राप्त नहीं है और उनका कार्य केवल सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का सरकारी आदेशों के अनुरूप क्रियान्वयन करना है। समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव है पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों का स्पष्ट विभाजन हो जाना चाहिए। साथ ही इन्हें सौंपे गए कार्यों के संबंध में भी योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ण सहायता दी जानी चाहिए। सरकारी विभागों का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। पंचायती राज संस्थाओं को भी अधिक अधिकार संबंध
संपन्न बनाने एवं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने तो वे संविधान में केंद्र सूची व राज्य सूची की तरह ही जिला सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें कि इन संस्थाओं को कर लगाने एवं अन्य वित्तीय संसाधन जुटाने की पर्याप्त शक्ति दी जानी चाहिए, ताकि इन्हें अपने कार्यों के संचालन हेतु राज्य सरकार का निर्भर नहीं रहना पड़े। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज नियमों और इनकी कार्यप्रणाली के संबंध में निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए और इन संस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए। अच्छा कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का भी चयन करके अतिरिक्त अनुदान देकर के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गांवों में ग्राम पंचायतों के अधीन न्याय पंचायत प्रणाली पुनः शुरू की जानी चाहिए, ताकि छोटे मामलों में ग्राम स्तर पर भी शीघ्र व सस्ता न्याय सुलभ हो सके। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्ति रूप देने के लिए भी केंद्रीय व राज्य सरकारों की जिला सरकार की अवधारणा को साकार किया जाना चाहिए, जिसमें कि जिले में स्थित शहरों का प्रशासन शहरी निकायों द्वारा तथा ग्रामों का प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए। इससे तो उन्हें पर्याप्त अधिकार, वित्तीय संसाधन व सहायता दी जानी चाहिए और जिले का समस्त प्रशासन जिला सरकार के अधीन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो जाना भी आवश्यक है, और जो कि इन्हें संपूर्ण अधिकार संपन्न बनाने के प्रति कृत संकल्प हो। पंचायती राज के सशक्तिकरण के प्रयास है। पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार PSP के केंद्र सरकार ने 2010 और 11 में ऐसे चल रही पंचायती सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन परियोजना का नाम अब पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार कर दिया है, और इसके तहत प्रत्येक राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति एवं 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। फिर राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना RGPSA पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 और 13 में प्रारंभ योजना, जिसका उद्देश्य पंचायती राज के संस्थापित बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करके क्षमता वर्धन व ज्ञान सर्जन के केंद्र के रूप में विकसित करना, पंचायती राज्यों को उनके अधिकार व उत्तरदायित्व का अधिकाधिक हस्तांतरण एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना है, और इसकी वित्त व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएगी। फिर है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना भी केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें कि भवन रहित पंचायत भवनों का निर्माण कार्य एवं पंचायत भवनों के विस्तार और जीर्णोद्धार के कार्य हेतु 75% राशि भारत सरकार एवं 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरपंच को पंचायती समिति तथा प्रधान को जिला परिषदों का प्रदेश सदस्य बनाया गया है, ताकि इन सदस्यों के कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजकीय राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था भी की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 24(243) में की गई है। पंचायती राज संस्थाओं को कर आरोपित करने की शक्तियां अनुच्छेद 243 के जय के तहत प्रदान की गई हैं, और पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राजस्व में हिस्सा बढ़ाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का विभागीय अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया गया है, और यह मिशन मोड परियोजनाओं की ऐसी परियोजना है जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से भी कार्यान्वयन किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता के प्रतीक के रूप में भी रूपांतरित करना है। पैसा एक्ट 1996 पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में दोनों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया, और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा व राजस्थान। यह अधिनियम पुहरिया समिति द्वारा वर्ष 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया, और राज्यों में पैसा प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय एवं नोडल मंत्रालय है। महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेंद्र बाला कोटा, राज्य की प्रथम महिला सरपंच श्रीमती छगन बहन गोलछा और खिंचन गांव जोधपुर। पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ स्थल को स्मारक के रूप में भी संरक्षित करना। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में किया गया था, और राज्य सरकार द्वारा इस स्थल पर भी पंचायती राज स्मारक बनाया गया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पंचायती राज के प्रारंभिक की 50वीं वर्षगांठ विशाल स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान ये एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, और इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों पर जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर 25 मार्च 1989 को गठित तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का 1999 में विलय कर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का नाम दिया गया है। बिहार पहला राज्य था जिसने कि पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए 50% आरक्षण
लागू किया है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका ग्रामीण। ऐसे पंचायती राज व्यवस्था और अधिक कारगर बनाने उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? उत्तर है इसका 1977 और 78 में। नक्शे प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया गया? उत्तर है चोल शासक को। व्याख्या है दक्षिण भारत में चोल वंश के शासकों ने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 को संविधान के 9वें भाग के रूप में भी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? उत्तर है इसका 73वां। ऐसे व्याख्या है अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। फिर निम्न में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? उत्तर है LM सिंघवी समिति। व्याख्या इसका इसकी समिति की सिफारिशों का एक सुपर परिणाम रहा है कि संसद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। और हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? उत्तर है 1993 में। व्याख्या है 24 अप्रैल 1993 को लागू 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची का एवं अनुच्छेद 243 में भाग में 9 जोड़े गए हैं। और पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर है इसका 21 वर्ष। नक्शे व्याख्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, परंतु मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही है। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य क्या है? उत्तर है इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण। निश्चय ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है इसका सरपंच। निश्चय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? उत्तर है इसका 2 अक्टूबर 1959 को। ऐसे सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है इसका 5 वर्ष। ऐसी व्याख्या है सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक हेतु भी नियत तिथि से 5 वर्ष की अवधि का होता है और नई संस्था का चुनाव 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व भी कराया जाना आवश्यक है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उत्तर इसका विकास अधिकारी को। जैसे जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर इसका जिला प्रमुख। जैसे भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर है इसका पहला। जैसे व्याख्या है इसका द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का है और जहाँ की 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 40। व्याख्या है संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के निर्देश दिए गए। निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है? उत्तर है इसका उपयुक्त सभी है। 18 वर्ष की कम उम्र की वयस्क और 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान वाला व्यक्ति और तीसरा पागल या दिवालिया। ऐसे किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? उत्तर है 73वां। और नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति के कम से कम कितने सदस्य चुने गए हैं? उत्तर है इसका 15 है 28। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं। आगे प्रश्न था कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? उत्तर है इसका महात्मा गांधी की। ऐसे पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति हेतु पूर्व ही त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? उत्तर है संभागीय आयुक्त को। निश्चय बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर गठित करने का सुझाव दिया गया? उत्तर है त्रिस्तरीय। निश्चय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? उत्तर है इसका राज्य निर्वाचन आयोग का। निश्चय व्याख्या है इसमें पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव कराने का दायित्व भी राज्य निर्वाचन आयोग का है। 73वें संविधान संशोधन के बाद में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर है इसका कर्नाटक। व्याख्या है कर्नाटक में पंचायती राज अधिनियम 10 मई सन 1993 को लागू हुआ और उसके बाद में मध्य प्रदेश में वह यह अधिनियम 25 जनवरी सन 1994 को लागू हुआ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 अप्रैल को। जैसे निम्न में से कौन सी पंचायत राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है? उत्तर है इसका राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? उत्तर है इसका जनवरी 1957 को। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग की जिस पर पंचायती राज संस्था हेतु चुनाव का दायित्व भी सौंपा गया है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है इसका राज्यपाल। व्याख्या है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है और तथा उसे शपथ की राज्यपाल ही दिलाते हैं। ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कुछ समय से पूर्व उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर है इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है जिला
परिषद के सदस्य कौन होते हैं? उत्तर है इसका उपयुक्त सभी होते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य दूसरा जिले की पंचायत समितियों के प्रधान और तीसरा जिले के विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट निम्न से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों को बंटवारे हेतु भी सिद्धांत निर्धारित करना है। उत्तर है इसका राज्य वित्त आयोग। ऐसे राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? उत्तर है इसका राज्यपाल को। नेक्स्ट राजस्थान में मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का पद नाम क्या है? उत्तर है इसका खंड विकास अधिकारी, BDO। जैसे किसी भी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? उधर विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तो भी सुझाव देने के लिए पंचायती राज द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया गया है? उत्तर है हर 5 माह साल में। नेक्स्ट निम्न से असंगत युग्म कौन सा है? इसमें असंगत यह है 4 दे रखे। ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्था ग्राम पंचायत, न्यूनतम पंच 10 सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और ग्राम स्तरीय संस्था का अध्यक्ष सरपंच। इसमें जो असंगत है वह है न्यूनतम पंच 10। व्याख्या है ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा न्यूनतम 9 पंच होने चाहिए और 3000 से अधिक की जनसंख्या का पर प्रति हजार या फिर उससे किसी भी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर इसका जिला प्रमुख को। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव कितने के द्वारा किया जाता है? उत्तर है इसका ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। व्याख्या, इसमें सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव तो पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, परंतु उप सरपंच का चुनाव निर्वाचन पक्षों द्वारा अपने में से ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन पदनाम होता है? उत्तर है इसका ग्राम सचिव, ग्राम सेवक। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? उत्तर है इसका निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। फिर पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के चुनाव लड़ने के लिए भी क्या योग्यता है? उत्तर है इसका उपरोक्त सभी है। पहले तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, दूसरा है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है और तीसरा 21 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक की संतान न होना। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो पहले हो। और नेक्स्ट है हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए भी निर्देशित किया गया है? उत्तर इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है हमारे देश में किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासी की पंचायती राज व्यवस्था का गणेश हुआ? उत्तर इसका बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उत्तर इसका निर्वाचित पंच सभी पंचों द्वारा अपने में से। नेक्स्ट है लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट है पंचायतों राज संस्थाओं की आय के स्रोतों में निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है? इसमें ये कृषि आय पर कर और सरकार से प्राप्त अनुदान एवं करों में हिस्सा, मेलों, सवारियों, मकानों एवं कृषि भूमि पर कर और जुर्माने से प्राप्त आय। तो इसमें जो नहीं है वह है कृषि आय पर कर। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन पंचायती समिति के सदस्य नहीं है? उत्तर है जिला कलेक्टर। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था और जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? उत्तर है इसका पंचायती समिति एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना। और नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या है इसका पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य विधान निर्वाचन आयोग करवाता है। और फिर है पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? उत्तर इसका राज्य सूची में। जैसे पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है इसका जिला परिषद की जनता के निर्वाचित निरीक्षकों द्वारा अपने में से। नेक्स्ट, इनमें से किसी पंचायती राज को नए भारत का संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया गया? उत्तर है इसका जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण भारत में 1882 में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? उत्तर इसका लॉर्ड रिपन ने। व्याख्या है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय प्रशासन का पिता जनक भी कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर है इसका 73वां। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों में से संबंधित व्यवस्था है? उत्तर है इसका 9। और नेक्स्ट है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? उत्तर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है पंचायती समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? उत्तर है इसका पंचायत समिति के सदस्य। और नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया है? उत्तर है मंडल पंचायत प्रतिरूप। इसमें भारतीय संविधान के कौन कौन भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? उत्तर इसका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है।
उत्तर है इसका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। नशे आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण क्या है? उत्तर है इसका अज्ञानता एवं उदासीनता। नशे पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? उत्तर है इसका शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नशे पंचायती राज के सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर है इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। नशे अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया है? उत्तर है इसका मोरारजी देसाई की सरकार। और नशे पंचायती राज का चुनाव चुनाव का निर्णय कौन लेता है? उत्तर है इसका राज्य सरकार। नए संविधान के कौन से भाग में राज्य को पंचायती राज का प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 40 में। ऐसे अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है? उत्तर है इसका पंचायत राज से। ऐसे राज्य स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में भी असफल होने का कारण है? उत्तर है इसका अपर्याप्त धन। ऐसे भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया जाता गया था? उत्तर है चतुर्थ भाग में। जैसे निम्न से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएंगे? उत्तर है इसका अशोक मेहता कमेटी। ऐसे भारत में पंचायती राज हेतु निम्नलिखित में से किस एक प्रतिमान का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था? उत्तर है इसका द्विस्तरीय प्रतिमान। ऐसे पंचायती राज सम्मिलित है? उत्तर है इसका राज्य सूची में। दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, विधानसभा एवं संसद। विधानमंडल हमारे देश में शासन की संघीय प्रणाली अपनाई गई है और इसके अनुसार ही देश के प्रशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी नियंत्रण एवं कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार में निहित है तथा इन मामलों पर कानून का निर्माण संसद करती है। स्थानीय एवं राज्य स्तर के मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इन मामलों पर कानून निर्माण राज्य विधानसभा करती है और राज्य की विधायी शक्ति कानून निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल है। अधिकांश राज्यों 22 में एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा है और जबकि 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें कि प्रथम सदन निम्न सदन को विधान सभा और द्वितीय सदन उच्च सदन को विधान परिषद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा 1 या 2 सदनों में मिलकर के बनता है। राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय केवल विधानसभा है और देश के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के विधानमंडल और द्विसदनीय विधानसभा एवं विधान परिषद है और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में राज्य विधायिका के तृतीय सदन विधान परिषद का भी कुछ समय पूर्व भी गठन किया गया है। फिर विधान परिषद राज्य विधानमंडल का भी उच्च सदन होता है। यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। अनुच्छेद 171। फिर सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 व अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य की योग्यताएं हैं। पहले तो भारत का नागरिक हो और दूसरा कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और फिर संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं के युक्त हो और लाभ के पद को धारण न करता हो। कार्यकाल विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की कार्य विधान परिषद का कभी भी विघटन नहीं होता और ये एक स्थायी सदन है। मेरे विधानमंडल के गत सत्र के अंतिम दिन तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर भी नहीं हो सकता है। फिर है विधानसभा। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 170। ये राज्य सदस्य राज्य के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा वयस्क मतदाताओं द्वारा भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर भी निर्वाचित होते हैं। सदस्यों की योग्यताएं भारतीय नागरिकों हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो और उन सब योग्यताओं से युक्त हो जो कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करे और किसी भी सरकार से लाभ का पद धारण न करता हो। और फिर कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि 5 वर्ष और लेकिन राज्यपाल इसे पूर्व में भी विकसित कर सकता है। अनुच्छेद 172। विधानसभा के गत सत्र के अंतिम दिन तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए भी नियत तिथि के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। अतः वर्ष में कम से कम 2 बैठक भी होना अनिवार्य है। विधानसभा की कार्यवाही का भी संचालन विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है और जिसका कि निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी विधानसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष विधानसभा भंग होने के साथ ही अपना पद रिक्त नहीं करता, अभी तो नई विधानसभा द्वारा नया अध्यक्ष चुन लिए जाने ताकि अपने पद पर असीन रहता है और विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में विधानसभा द्वारा भी इस
प्रयोजन है तो भी नियुक्त उसका कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। और फिर राजस्थान विधानसभा। राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा है और जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा सितंबर 1945 में द्विसदनीय विधानमंडल का भी गठन किया गया था, और जिसका कि एक सदन धारा सभा व दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा या फिर राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव 4 से 24 जनवरी 1952 तक हुए और इसका गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी और इसी टाउन हॉल को बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया। श्री नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से निर्वाचित को पहली विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष एवं श्री लाल सिंह सत्तावत को उपाध्यक्ष चुना गया। विधानसभा का नया भवन वर्ष 2001 में ज्योति नगर जयपुर में बनकर के तैयार हुआ और जिसका कि लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायण ने किया था। उत्तरी प्रवेश द्वार में जयपुर शैली, दक्षिणी प्रवेश द्वार में मारवाड़ी शैली और पूर्वी में शेखावटी तथा पश्चिमी द्वार के बरामदे में मेवाड़ शैली का स्थापत्य दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान गठन के प्रथम समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण भी वहाँ 30 सदस्य पृथक विधानसभा थी और जिसे की धारा सभा कहते हैं और ये 30 सदस्य थी। 1 नवंबर 1954 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय होने के जाने का पर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 190 हो गई। 1977 में हुए परिसीमन के विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई है। अतः छठी विधानसभा हेतु भी चुनाव 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए और यही सदस्य संख्या 200 वर्तमान में भी है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें 10 सदस्य जयपुर जिले के 19 एवं अलवर में 11 और जबकि सबसे कम विधानसभा सदस्य प्रतापगढ़ से 2 एवं जैसलमेर से 2 चुने जाते हैं। जिले के हिसाब से जयपुर जिले के मतदाताओं की भी संख्या सर्वाधिक तथा जैसलमेर जिले में न्यूनतम है और कांग्रेस के श्री हरिदेव जोशी संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक थे जो कि प्रथम एवं 10 विधानसभा चुनावों में लगातार जीते और 12वीं विधानसभा की पहली बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान कराया गया। जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से है और राज्य में अब तक 14वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। राजस्थान में विधान परिषद उच्च सदन के गठन हेतु भी विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है। यदि राज्य विधान परिषद का गठन होता है तो उसे 66 सदस्य होंगे। राज्य विधानसभा चुनाव 2013 राज्य की 14वीं विधानसभा के लिए भी 1 दिसंबर सन 2013 को चुनाव हुए और 8 दिसंबर को मतगणना हुई। इन चुनावों में श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य में 163 सीटें प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की और भाजपा राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक सीटें 163 प्राप्त करने वाली पार्टी बनी और कांग्रेस को मात्र 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा जो कि उसकी अब तक की न्यूनतम संख्या है और मतगणना के नतीजे निम्न रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 163, चूरू सहित कांग्रेस 21, भाजपा 3, राज्यपा 4, जमी दारा पार्टी 2 और अन्य 7। विधानसभा उपचुनाव के बाद में भाजपा की 160 एवं कांग्रेस की 24 सीटें हो गई हैं और गौरव तलब है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 96 में भाजपा को 78 सीटें प्राप्त हुई थी और राज्य में पहली बार किसी एक दल को इतनी सीटें मिली हैं। और संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 245 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या फिर उसके किसी विभाग के लिए भी कानून बना सकेगी और किसी राज्य या फिर विधानमंडल संपूर्ण राज्य या फिर उसके किसी विभाग के लिए भी कानून बना सकेगा। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करने हेतु 7वीं अनुसूची में निम्न 3 सूचियों का उल्लेख है। जैसे संघ सूची इसमें वर्तमान में 99 विषय मूलतः 97 विषय शामिल किए गए हैं और इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची सेकंड इसमें वर्तमान में 61 विषय मूलतः 66 विषय और शामिल हैं। इन विषयों पर भी केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची थर्ड इसमें वर्तमान में 52 विषय मूलतः 47 विषय शामिल हैं और इसके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा। फिर अवशिष्ट विधायी शक्तियां अनुच्छेद 248 उपयुक्त तीनों ही सूचियों के अलावा भी शेष रही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं और संसद को किसी भी ऐसे विषय में संबंध में जो कि संघ सूची, संवर्ती सूची या फिर राज्य सूची में शामिल नहीं है और विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। और इस प्रकार से संविधान इस बात की भी स्पष्ट व्याख्या करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त होंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन वर्ष और संशोधित प्रमुख विषय। प्रथम 1950
अनुच्छेद 19 के तहत ही वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यापार विवृत्ति के अधिकार पर भी व्यक्ति पत्र प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करने हेतु, और 7वां 1956 राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में, फिर 24वां 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है, और फिर 31वां 1973 में लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर के 545 कर दिया गया है, और फिर 39वां 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, और फिर 42वां 1976 प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों का समावेश राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, और 44वां इसमें 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है, और सशस्त्र विद्रोही की स्थिति में आपात घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर भी करने का प्रावधान किया गया है। फिर 52वां 1985 दल बदल रोकने के लिए प्रावधान, और 61वां 1988 लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों के चुनावों में मतदान के लिए भी मताधिकार की निम्नतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई है, और 69वां 1991 केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया, और दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा का प्रावधान भी किया गया है, और 73वां 1992 पंचायती राज संबंधी प्रावधान जोड़े गए एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और फिर 74वां 1992 नगरीय स्थानीय निकाय संबंधी प्रावधान एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और 86वां 2002 इसमें पहला तो राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और नया अनुच्छेद 221A मूल अधिकारों से जोड़ा गया। फिर दूसरा अनुच्छेद 45 नीति निरीक्षक तत्वों में एक अनुच्छेद जोड़कर के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था का भार भी राज्य पर डाला गया है, और तीसरा अनुच्छेद 51A और के जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर भी दिलाना माता पिता और अभिभावकों और संरक्षकों का कर्तव्य बनाया गया है। फिर 91वां 2003 केंद्रीय मंत्री परिषद राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित सदन की कुल सदस्यों की संख्या भी 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 होगी। फिर 97वां 12 को, और सहकारी संस्थाओं के संगठन व संचालन का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सी में, और यूनियंस के बाद में और कारपोरेटिव सोसाइटीज शब्द जोड़े गए, तथा अनुच्छेद 43A के बाद में अनुच्छेद 43B प्रीमोटेशंस ऑफ द कारपोरेटिव सोसाइटीज जोड़ा गया, तथा भाग 9A के बाद में भाग 9B में जोड़ा गया है। फिर 98वां 1113 कर्नाटक के राज्यपाल को भी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए भी पृथक विकास बोर्ड के गठन के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान करने तो भी अनुच्छेद 371J जोड़ा गया है। फिर 99वां 31/12/14 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति व तबादलों हेतु पुरानी कॉलेजियम प्रणाली समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है। फिर 100वां 28/5/15 भूमि सीमा विधेयक 2015 द्वारा बांग्लादेश भारत सीमा समझौते की पुष्टि व अनुसूचित प्रथम में परिवर्तन 28 मई 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई है। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव की किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका एकल संक्रमण गुप्त मतदान प्रणाली व्यवस्था। ऐसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है? उत्तर है इसका उपराष्ट्रपति को। ऐसे राज्यपाल का सभापति है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। उत्तर है इसका राष्ट्रपति को। ऐसे राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। उत्तर है इसका संसद के किसी भी सदन में। और नेक्स्ट प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो उत्तर है इसका कि राष्ट्रपति को नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। उत्तर 5 वर्ष। नेक्स्ट धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। उत्तर है राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उत्तर है इसका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है। उत्तर है इसका जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। और नेक्स्ट भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल इमरजेंसी निम्न से कब लागू किया गया था? उत्तर है इसका 26 जून 1975 को। नेक्स्ट नोट है, आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 की मध्यरात्रि में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न
356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। उत्तर है इसका उस राज्य में जिसमें कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जा गया हो। जैसे कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति उत्तर है इसका कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। जैसे अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? उत्तर है इसका वित्तीय आपातकाल से। जैसे भारत की तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। जैसे भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है। उत्तर है इसका राष्ट्रपति में। ऐसे राज्यों के विधानमंडल में कितने सदन है? उत्तर है इसका कुछ राज्यों 7 में 2 एवं शेष में 1। जैसे द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर है इसका जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना। नेक्स्ट है प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होने के लिए कितने दिन में संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? उत्तर है इसका 2 माह। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकसभा व राज्यसभा चुनाव जीत करके संसद में जाने वाले सांसदों की संख्या क्रमशः है। उत्तर है 25 और 10। ऐसे किसी भी विधानसभा की अधिकतम न्यूनतम सीटों की संख्या क्रमशः है। उत्तर है 500 से 60। और जैसे राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर है इसका 200। जैसे लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। जैसे क्या राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन संभव है? उत्तर है इसका नहीं, ये स्थायी सदन है। जैसे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है इसका राज्यपाल। जैसे क्या राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? उत्तर है इसका नहीं। नेक्स्ट है प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है इसका 6 वर्ष। नेक्स्ट विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उत्तर इसका उपाध्यक्ष विधानसभा को। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर इसका राष्ट्रपति। जैसे कौन सा सही नहीं है? इसमें राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। और दूसरा, राज्यपाल की कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। और तीसरा, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और चौथा, राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो इसमें पहला सही नहीं है कि राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है प्रश्न कि राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। उत्तर है इसका केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की। नेक्स्ट राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। उत्तर है इसका विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। नेक्स्ट संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है। उत्तर मुख्यमंत्री। जैसे संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? उत्तर इसका राष्ट्रपति। जैसे संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? उत्तर है इसका राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य और तीसरा विधान परिषद सदस्य। ऐसे संसदीय प्रणाली को सरकार में निम्न में से कौन सा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? उत्तर मंत्रिमंडल। और नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में उत्तर है इसका कि समान लोगों में प्रथम होता है। और नेक्स्ट संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। उत्तर है इसका संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति। और नेक्स्ट कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? उत्तर है इसका 6 माह। नेक्स्ट राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? उत्तर है इसका लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है। उत्तर है इसका एक मंत्री के विरुद्ध में लोकसभा के अविश्वास मत पारित हो जाने पर भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना। और नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिमंडल में होते हैं। उत्तर है केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह संसद के किस सदन के सदस्य थे? उत्तर है इसका राज्यसभा उच्च सदन के। ऐसे यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति पहले किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? उत्तर है इसको सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। और नेक्स्ट है प्रश्न, 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद में प्रधानमंत्री का पद निम्न से किसने ग्रहण किया? उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री उत्तर है इसका नियुक्त होते हैं। और नेक्स्ट है निम्न से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर है कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु उस व्यक्ति की आयु होनी आवश्यक है। उत्तर है कम से कम 25 वर्ष। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। उत्तर है लोकसभा के बहुमत प्राप्त रहने तक वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जैसे भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया है? उत्तर है इसका चौधरी चरण सिंह। ऐसे सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले राजनीतिज्ञ हैं। उत्तर है इसका चौधरी चरण सिंह। जैसे भारत के किस प्रधानमंत्री को एक अवसर पर बहुमत के अभाव में 1 माह से भी कम अवधि मात्र 13 दिन में अपना पद करना पड़ा है? उत्तर है इसका
श्री अटल बिहारी वाजपेयी नेक्स्ट सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले नेता हैं। उत्तर है श्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट भारत के वे प्रधानमंत्री जो कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए। उत्तर है इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट श्री मोरारजी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर भी देश के प्रधानमंत्री बने थे? उत्तर है इसका जनता पार्टी। नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले राजनीतिज्ञ कौन है? उत्तर है इसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सॉरी, इसके हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल हैं? उत्तर है उसके सभी हैं। लोकसभा निम्न सदन, दूसरा राज्यसभा उच्च सदन और तीसरा राष्ट्रपति। नेक्स्ट लोकसभा का कार्यकाल होता है, उत्तर है प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष। नेक्स्ट राज्यसभा उच्च सदन का कार्यकाल है, उत्तर है इसका यह स्थायी सदन है, ऐसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है अब इसमें टॉपिक मेले, त्योहार एवं राष्ट्रीय पर्व। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार चैत्र में गुड़ी पड़वा, नववर्ष, उगाड़ी, बासंती, नवरात्रा, चेटीचंड। ये चैत्र एकम शुक्ला एकम को होता है, गुड़ी पड़वा और नववर्ष उगाड़ी। और बासंती नवरात्रा चैत्र शुक्ला एकम से नवीं। और चेटीचंड चैत्र शुक्ल द्वितीया को। सिंजारा राजस्थान चैत्र शुक्ला द्वितीया। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया। और अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ला अष्टमी। और अशोका वृक्ष का ये पूजन होता है इसमें। और फिर है रामनवमी, भगवान राम चैत्र शुक्ला नवमी का जन्म दिवस। और फिर है कामदा एकादशी व्रत, ये चैत्र शुक्ला एकादशी को। श्री महावीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। श्री हनुमान जयंती चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को। उसके बाद में वैशाख में आका तीज वैशाख शुक्ला तृतीया को। चंदन छठ बंगाल में वैशाख शुक्ला षष्ठी को। और गंगा पूजन गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ला सप्तमी। और मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु की पूजा वैशाख शुक्ला एकादशी। और फिर वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख शुक्ला पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा। और ज्येष्ठ के अंदर श्री नारद जयंती ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा, बड़ मावस ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को। और जामित्री षष्ठी बंगाल में ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी। अरण्य षष्ठी व्रत ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी। और श्री महेश नवमी ज्येष्ठ शुक्ला नवमी। और माहेश्वरी नवमी ज्येष्ठ शुक्ला नवमी। और श्री गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ला दशमी। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी। और गायत्री जयंती ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी। भीम एकादशी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी। और चंपक चतुर्दशी बंगाल ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी। आषाढ़ में कोकिला पंचमी आषाढ़ कृष्णा पंचमी को। और बोहरा अष्टमी आषाढ़ कृष्णा अष्टमी को। और योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्णा एकादशी। और गुप्त नवरात्रा आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ला नवमी। और फिर भड़लिया नवमी आषाढ़ शुक्ला नवमी को। और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को। श्रावण ये नाग पंचमी राजस्थान श्रावण कृष्णा पंचमी को। और निडरी नवमी कृष्णा श्रावण कृष्णा नवमी और नेवलों की पूजा होती है इसमें। फिर है कामिनी एकादशी व्रत श्रावण कृष्णा एकादशी को। हरियाली अमावस्या श्रावण कृष्णा अमावस्या सिंजारा राजस्थान श्रावण शुक्ला द्वितीया। छोटी तीज श्रावण शुक्ला तीज। और पवित्रा वारसा श्रावण शुक्ला एकादशी। रक्षाबंधन नारियल पूर्णिमा श्रावण शुक्ला पूर्णिमा। भाद्रपद कजली तीज सातुड़ी तीज वह बड़ी और बूढ़ी तीज ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। हल छठ भाद्रपद कृष्णा छठ को। थदड़ी भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। नंद महोत्सव भाद्रपद कृष्णा नवमी। और फिर है गोवा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी। गौरी उत्सव भाद्रपद कृष्णा दशमी। और बस बारस भाद्रपद कृष्णा दशमी द्वादशी। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। जैन सरस्वती ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ला पंचमी। सूर्य षष्ठी व्रत भाद्रपद शुक्ला षष्ठी। मंथन षष्ठी बंगाल में भाद्रपद शुक्ला षष्ठी। भानु सप्तमी भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। तेजाजी दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी। रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ला दशमी। और जल जूझनी एकादशी भाद्रपद शुक्ला एकादशी। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी।